नमस्कार बच्चों, मेरे साथ लिखिए आप लेक्चर नंबर 3। बेटा आपने कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पे सब कुछ लिखना है। जो हम चैप्टर कर रहे थे उसका नाम लिखिए सबसे पहले, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेते हैं। इसको हमने समझ लिया था। मैंने आपको बताया था जब बेटा पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। हम बेटा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था और समझ भी लिया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करने के बाद जो भी शेयर आता था अगर वो प्लस में आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और अगर माइनस में आता था तो इसका मतलब वो पार्टनर बेटा गेन कर रहे हैं। लेकिन ये सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं इसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था कि इसके बाद भी हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। सेकंड एडजस्टमेंट हमने लिखी थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद वाली एडजस्टमेंट हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, accumulated profits, losses and reserves। इसको भी अभी हम सीखेंगे, यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं अभी। इसके बाद जो इस चैप्टर में हम एडजस्टमेंट सीखेंगे वो सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसके बाद जो इस चैप्टर में हमारी लास्ट एडजस्टमेंट रहेगी वो रहेगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एडजस्टमेंट हमने सीख ली थी, बस इसमें इतना काम बाकी रह गया था कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं, इसका मतलब नहीं हमें मालूम हुआ था अभी तक। वो बेटा आपको मतलब मालूम होगा जब मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जो आज के लेक्चर का काम है वो इस टॉपिक को डिस्कस करना है, लेकिन ये पूरा टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाएगा। अभी हम मतलब जानेंगे कि गुडविल क्या होती है, इसको किस तरीके से वैल्यू किया जाता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट समझेंगे, और फिर हमें समझ में आएगा कि आपने सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो क्यों निकाली थी। ठीक है बच्चे, इतनी बात? हाँ जी सर। तो बेटे आप लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर ली थी, अब हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर सेकंड पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमारा काम रहेगा इस एडजस्टमेंट को सीखने के लिए कि आखिर गुडविल क्या होती है। फिर हम सीखेंगे कि गुडविल को वैल्यू किस तरीके से किया जाता है, और फिर हम समझेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो इसको हम नाम देंगे फर्स्ट पार्ट, ये हमारा रहेगा सेकंड पार्ट। तो अभी लिखिए फर्स्ट पार्ट गुडविल, कि गुडविल क्या होती है। बेटा गुडविल किस चीज को बोलते हैं, आपने सुना होगा ब्रांड वैल्यू। किसी भी बिजनेस की ब्रांड वैल्यू को गुडविल बोलते हैं। गुड रेपुटेशन इन मार्केट, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है किसी भी बिजनेस का, तो उस बिजनेस की पक्का मार्केट में कुछ ना कुछ गुडविल है, इसी को तो गुडविल बोलते हैं। लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी ने हमें गुडविल का मतलब बताया। उसने बोला, लिखिए आप, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी that
old customers will resort to the old place. सिंपल सी बात है बेटा, आप एक दुकान पर गए, वहां से प्रोडक्ट खरीदा, आपको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। अब आप बार बार जब भी आपने वही वाला प्रोडक्ट सेम खरीदना होता है तो आप उसी शॉप पर जाते हैं। यही उस बिजनेस की गुडविल है। उस बिजनेस की क्वालिटी क्या है? वो एक अच्छा प्रोडक्ट बेचता है और उसके पास कोई भी कस्टमर आता है तो वो उसका कस्टमर बन के रह जाता है, वो किसी दूसरी शॉप पर नहीं जाता उस सामान को लेने। और अपने साथ वो जो कस्टमर है वो नए कस्टमर और भी लेके आता है। इसी को बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल का मतलब है गुडविल इज नथिंग, गुडविल इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मोर देन दी प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर्स विल रिजोर्ट टू दी ओल्ड प्लेस। मतलब जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे पास वापिस आते रहे प्रोडक्ट खरीदने दोबारा। इसी को गुडविल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको नाइक ब्रांड का जूता पसंद है, शूज पसंद है, तो आप किसी और ब्रांड का खरीदते ही नहीं है, तो आप बार बार नाइक का ही जूता खरीदते हैं। तो ये उस बिजनेस की गुडविल है, यही उसकी ब्रांड वैल्यू है। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं गगनदीप सिंह क्लासेस के नाम से। मेरे पास बेटा एक बच्चा आया, कहते हैं जी सर क्लास 11th का अकाउंट्स पढ़ना है आपसे। मैंने उसको पूरा साल अकाउंट्स पढ़ाया, उसको अकाउंट पढ़ के बहुत पसंद आया, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब वो कहते हैं सर +2 में भी आपके पास ही पढ़ूंगा। मैंने उसको फिर दोबारा से सर्विस दी। कहते हैं सर अब मेरी +2 क्लियर होगी, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अब बीकॉम में भी आपके पास ही आऊँगा सर, बीकॉम की अकाउंटिंग भी आपके पास ही सीखूंगा। फिर अगर मैं सीए करूंगा ना तो सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग भी आपके पास ही सीखूंगा। तो कस्टमर मेरे पास दोबारा आ रहा है, वो कहीं और नहीं जा रहा। यही मेरे बिजनेस की गुडविल है। मतलब मैंने अपने कस्टमर को इतना सेटिस्फाई कर रखा है कि वो कस्टमर को जब भी जरूरत पड़ती है मेरे प्रोडक्ट की तो वो दोबारा मेरे पास ही चल के आता है, कहीं और नहीं जाता। और कुछ लोगों को भी अपने साथ में लेके आता है। इसी को बोलते हैं गुडविल, गुड रेपुटेशन इन मार्केट। यही बनाती है किसी भी बिजनेस की ब्रांड वैल्यू। तो हमें गुडविल का मतलब समझ में आ गया। अब लिखिए गुडविल के फीचर्स। फीचर्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट फीचर लिखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। बेटा गुडविल ना हमारी एसेट होती है क्योंकि इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। ये हमारी इनकम जनरेट करने में मदद करता है, प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करती है गुडविल हमारी। लेकिन ये इनटेंजिबल होती है क्योंकि गुडविल को ना देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है। तो गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट होती है, टेंजिबल एसेट नहीं होती। आगे लिखिए, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। बेटा कुछ बच्चे ना गुडविल को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। बेटा गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? फिक्टिशियस एसेट वो होती है जो बिजनेस को फायदा तो देगी लंबे समय तक, लेकिन अगर आप उस एसेट को मार्केट में बेचने जाएं तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 होती है, आपको कुछ नहीं मिलता बेचकर। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आपने हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर दिए, आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा लेकिन आप उस एडवर्टीजमेंट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, तो वो हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। लेकिन गुडविल हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, हमारी एसेट है, इसके ऊपर हमारी ओनरशिप है, लेकिन आप इसको मार्केट में बेच भी सकते हैं। अगर आप मार्केट में गुडविल को बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती बेटा, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है। आगे लिखो, वैल्यू ऑफ गुडविल। जब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं पैसों में, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। बेटा अगर किसी भी बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट किया जाए पैसों में तो वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मतलब अगर मैं मान लीजिए किसी बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करता हूं तो शायद मैं निकाल दूं 1500 करोड़। जब कोई और वैल्यूअर उस बिजनेस की गुडविल को निकालेगा तो वो और कोई मेथड यूज कर सकता है गुडविल को निकालने के लिए, तो और कुछ वैल्यू निकाल सकता है वो पैसों में।
तो गुडविल की वैल्यू हमेशा सेम नहीं होती, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, क्योंकि जो गुडविल को निकालने के फॉर्मूलाज हमारे पास है वो मैन मेड है और काफी सारे फॉर्मूलाज हैं अलग अलग कि किस तरीके से गुडविल निकालनी है। तो हर वैल्यू और अलग अलग मेथड यूज कर सकता है। तो जब भी आप अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो उस बिजनेस की गुडविल भी अमाउंट में अलग अलग निकलेगी। तो किसी भी बिजनेस की गुडविल एक जैसी नहीं होती, एक अमाउंट नहीं निकलेगा, वो वैल्यू टू वैल्यू डिपेंड करता है कि उसने कौन सा मेथड यूज किया है उस गुडविल को निकालने के लिए और कौन सी जजमेंट यूज की है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसको हम समझेंगे। हमारे पास क्लास 12th में जो गुडविल की वैल्यूएशन करने के 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों से अलग अलग आंसर निकलता है। क्लियर है जी इतनी बात? ये आपको समझ आएगा जब मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा। तो यहां पर लिखिए डिपेंड्स अपॉन वैल्यूअर टू वैल्यूअर। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के भी कुछ टाइप होते हैं क्या? यस, गुडविल के भी टाइप होते हैं। लिखिए नंबर 1 परचेस गुडविल और एक होती है सेकंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सबसे पहले बात करते हैं परचेस गुडविल की कि परचेस गुडविल क्या होती है। लिखिए इट अराइजेस ऑन परचेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब सर, बेटा एक ना रेस्टोरेंट है, काफी पुराना रेस्टोरेंट है, उसका ना मार्केट में काफी अच्छा नाम है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं उसके पास खाना खाने, सर्विस लेने। तो भाई साहब जो उस बिजनेस का मालिक है, उस रेस्टोरेंट का मालिक है, उसने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, काफी ज्यादा उसकी एज हो चुकी है, वो चाहता है जी उसने काफी ज्यादा पैसा कमाया और वर्ल्ड टूर पे निकल जाए जी, अपने बिजनेस को बेच दे। मुझे पता लगता है, मैं जाता हूं जी उन भाई साहब के पास, मैं कहता हूं जी आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं? कहता है जी हाँ जी। मैं क्या मुझे बेच दो। मैंने बोला जी बताओ जी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिजनेस के अंदर? कहता है 1 करोड़। मैं कह लो जी 1 करोड़ का चेक काट के देता हूं आपको, 1 करोड़ पकड़ो। वो कहता है 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा भाई साहब, अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे ना आज की डेट में तो पहले दिन से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अगर आप मेरा चलता चलाया रेस्टोरेंट खरीदते हैं तो भाई साहब मेरा मार्केट में इतना अच्छा नाम है, जो मेरे कस्टमर हैं वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। किसी को क्या पता लग रहा है? मालिक तो चेंज हो रहा है, बाकी तो सब कुछ वहां पर सेम है, नाम भी सेम, हर चीज सेम। तो भाई साहब क्या होगा? तो क्या भाई साहब वो मुझे 1 करोड़ में अपना बिजनेस बेच जाएगा? नहीं जी, वो कहेगा थोड़े से और पैसे भी दो। तो मैं उसको जो एक्स्ट्रा पैसे दूंगा उसकी रेपुटेशन के कारण, उसको बोलते हैं गुडविल। तो जो मैं पैसे उसको ज्यादा पे कर रहा हूं उसको बोलते हैं परचेस गुडविल। जो मैंने उसकी गुडविल खरीद ली ना, उसके बदले में जो मैंने पैसा पे किया उस पैसे की वैल्यू को बोलेंगे परचेस गुडविल। ये होती है जी परचेस गुडविल। तो जब आप किसी बिजनेस को चलते चलाए खरीदते हैं और उस बिजनेस का मार्केट में काफी अच्छा नाम होता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं, तो उसी गुडविल को नाम दे दिया जाता है परचेस गुडविल का। हाँ जी सर, हमें मतलब समझ में आ गया। लिखिए जी इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी या फिर बिजनेस। मैंने उस बिजनेस की गुडविल को खरीदा है, बदले में पैसा पे किया है, तो उस बिजनेस की जो गुडविल मैंने खरीदी है वो मेरे लिए एसेट का काम करेगी, उसको मैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाऊंगा। तो परचेस गुडविल को एसेट साइड में दिखाया जाता है। लिखिए जी आगे, इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे एसेट साइड में, और ये इनटेंजिबल एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। आगे लिखो दिस गुडविल इज generally amortized within 10 years or within the life of goodwill, within the life of goodwill। बेटा आपको पता है जो हमारी एसेट्स होती हैं लैंड को छोड़कर वो सारी की सारी डेप्रिशिएट होती हैं टाइम टू टाइम। यस सर, लैंड को छोड़कर हमारी सारी की सारी एसेट डेप्रिशिएट होती हैं।
तो गुडविल भी डेप्रिशिएट होती है बेटा, लेकिन गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। यहां पर हम डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम वर्ड जो यूज करते हैं डेप्रिसिएशन के बदले में रिप्लेस करके हम वर्ड यूज करते हैं एमोर्टाइजेशन। तो हमारी गुडविल भी टाइम के साथ जो गुडविल है उसको भी डेप्रिशिएट करना होता है। क्यों करना होता है बेटा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, और एक उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 कहता है कि गुडविल को भी आप अमोर्टाइज करेंगे टाइम टू टाइम, 10 सालों के अंदर अंदर करना पड़ेगा, या फिर जो भी गुडविल की लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आप कर दो उसको अमोर्टाइज। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने 10 लाख की गुडविल खरीदी है, तो बैलेंस शीट में मैं कितना दिखाऊंगा? 10 लाख की एसेट दिखाऊंगा, यस। अब उस गुडविल की लाइफ जो है वो 10 इयर्स की है, तो हर साल मैं कितना डेप्रिशिएट करूंगा? 1 लाख डेप्रिशिएट करूंगा। लेकिन डेप्रिशिएट वर्ड मैं यहां पर यूज नहीं करना चाहता, यहां पर मैं वर्ड यूज करना चाहता हूं अमोर्टाइज। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल बाद 1 लाख रुपए का खर्चा डालूंगा मैं, और वहां पर एसेट कितने की दिखेगी बैलेंस शीट में? 9 लाख की। फिर उससे अगले साल 1 लाख और अमोर्टाइज कर दूंगा, कितने की एसेट दिखेगी? 8 लाख। तो बेटा इंटेंजिबल एसेट्स भी हमारी टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होती हैं, लेकिन वर्ड यूज होता है वहां पर अमोर्टाइजेशन। तो गुडविल को भी अमोर्टाइज करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 कहता है 10 सालों के अंदर तो करना ही करना है, या फिर गुडविल के लाइफ के अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ऊपर कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। इसको हमने नाम दिया था पॉइंट नंबर 1, इसको देते हैं पॉइंट नंबर 2। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बेटा नाम से पता लग रहा होगा, खुद की बनाई हुई गुडविल। हुआ क्या, मुझे पता लगा था कि वो भाई साहब अपना रेस्टोरेंट बेच के जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसका बिजनेस नहीं खरीदूंगा चलता चलाया, मैं उससे अच्छा बिजनेस कर सकता हूं, मैं उससे भी ज्यादा नाम कमा सकता हूं, मैं उससे भी ज्यादा ब्रांड वैल्यू बना सकता हूं। मैंने क्या किया, अपने बिजनेस को जीरो से शुरू किया, एक फ्रेश बिजनेस खोला, एक फ्रेश रेस्टोरेंट खोला, और इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मार्केट में ब्रांड बन गया जी मेरा बिजनेस। तो इसका मतलब मेरे भी बिजनेस की कुछ ना कुछ गुडविल है। यस, अगर मैं भी अपने बिजनेस को कल को किसी को बेचता हूं तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा जी उससे। जितनी कैपिटल मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखी है उतने में बिजनेस नहीं बेचूंगा, ज्यादा पैसे लूंगा। मतलब जब मैं ज्यादा पैसे ले रहा हूं, किस चीज के ले रहा हूं? गुडविल के। तो ये जो गुडविल मैंने बनाई है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, अपने खून पसीने से कमाई है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दोनों में फर्क पता लग गया आपको। परचेस गुडविल क्या होती है? जब आप किसी का चलता चलाया बिजनेस खरीद लेते हैं, चलता चलाया नाम खरीद लेते हैं, तो उसके बदले में जो आप ज्यादा पैसा पे करते हैं उसको बोलते हैं परचेस गुडविल। लेकिन अगर आप खुद का नाम बनाते हैं खुद मेहनत करके, तो वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन इसके बदले में आपने कोई पैसा तो नहीं पे किया ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपने पैसा नहीं पे किया, आपने खून पसीना लगाया अपना। तो लिखिए जी, दिस गुडविल इज नॉट परचेस्ड, इसको खरीदा नहीं जाता। रेदर इट इज क्रिएटेड बाय एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। अभी हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो मैंने यहां पे पार्टनर्स लिख दिया। पार्टनर्स ने खुद अपनी गुडविल बनाई है, खुद खून पसीना कमाया है, खुद खून पसीना लगाया और मेहनत की है और अपने बिजनेस की गुडविल बनाई है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आगे लिखिए, दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द बुक्स। बेटा इस गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, ऐसा बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, क्योंकि इसके बदले में, इस गुडविल के बदले में हमने कोई भी मनी पे नहीं की, बस अपनी मेहनत लगाई है। तो इस गुडविल को हम अपनी किताबों में नहीं दिखाते। लेकिन हाँ, अगर मैं अपना चलता चलाया बिजनेस किसी को बेचूंगा और कैपिटल से ज्यादा पैसे उससे वसूलूंगा, तो मैं गुडविल के पैसे वसूल रहा हूं। तो जिस आदमी ने मेरे से बिजनेस खरीदा है उसके लिए वो गुडविल, कौन सी गुडविल हुई? परचेस गुडविल, वो अपनी बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाएगा, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा जी कभी। क्यों?
क्योंकि मैंने तो खुद मेहनत करके बनाई थी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, परचेस गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अकाउंटिंग के, तो अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखाई दे रही होगी तो मान जाना वो कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। वो कौन सी गुडविल है, परचेस गुडविल है। यस सर। अगला हेडिंग डालिए, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कब कब गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है? लिखिए यहां पर, नंबर 1, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एमंग पार्टनर्स। जो बेटा अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों करेंगे? धीरे धीरे समझेंगे, आएगा धीरे धीरे समझ में। बेटा ये पार्टनरशिप का है चैप्टर नंबर 2। तो जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, एक तो तब जरूरत पड़ती है किसी भी बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करने की, पैसों में कैलकुलेट करने की। और कब पड़ती है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में, तब भी गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? अगले चैप्टर में सीख लेंगे ना बेटा, आपको हर चीज का रीजन मिलेगा, हर चीज का लॉजिक मिलेगा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप का। और कब पड़ेगी सर गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत? बेटा रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। जब किसी पार्टनर को रिटायर किया जाता है पार्टनरशिप फर्म से, या कोई पार्टनर खुद से रिटायरमेंट लेता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तब भी गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। और ये पढ़ेंगे आप क्लास 12th में पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4। तो ये टॉपिक तो आपने क्लास 12th में पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आपको एक एक रीजन मिलेगा कि क्यों गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं आप। क्या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जब जब गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है? बेटा यस, व्हेन फर्म इज सोल्ड, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, व्हेन फर्म इज सोल्ड, जब धंधे को बेच दिया जाता है। बेटा ये टॉपिक आप क्लास 12th में नहीं, बीकॉम में पढ़ लेंगे। 5th, व्हेन टू फर्म्स एमलगमेट। एमलगमेट का मतलब बेटा होता है जुड़ना, एमलगमेशन। मतलब कई बार पता क्या होता है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म नंबर 1, एक ये और भी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म नंबर 2, मैंने इसको नाम दे दिया। कई बार ये दोनों फर्म आपस में जुड़ जाती हैं, जिसको बोलते हैं एमलगमेशन। तो जब दो फर्म्स आपस में जुड़ती है, तब भी गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। और ये भी आप टॉपिक पढ़ेंगे बीकॉम में बेटा, और सीए में भी पढ़ सकते हैं। नंबर 6, when firm is converted into company। जब कोई फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, तब भी गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बेटा ये टॉपिक आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ना बीकॉम में ना सीए। ओके सर। तो हमें रीजन भी पता लग गए कब कब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस की कब कब गुडविल डाउन जा सकती है और कब कब गुडविल उसकी बढ़ती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी भी बिजनेस की गुडविल प्रभावित होती है। तो लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये बेटा मैं आपको लिखवा रहा हूं, आपने बुक में से पढ़ने भी हैं, इसको आपकी बुक में दे रखे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। नंबर 1 लिखिए इसके अंदर, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपका जो मैनेजर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब बिजनेस ग्रो करेगा और बिजनेस की मार्केट में ब्रांड वैल्यू बनेगी, तो बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। एक तो ये कारण होता है। और क्या कारण होता है? फेवरेबल लोकेशन। बेटा जहां पर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर वहां पर पब्लिक का काफी आना जाना है, तो आपके कस्टमर तो काफी ज्यादा बनेंगे ना, पब्लिक आपके पास काफी आएगी। अगर आपने किसी गली मोहल्ले में बिजनेस खोल लिया, तो वहां पर पब्लिक का इतना आना जाना नहीं होता, तो वहां पर गुडविल क्या होगी, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में अपना बिजनेस खोलते हैं, लोकेशन ऐसी है जहां पर जो आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वहां पर ऐसे कस्टमर्स का काफी आना जाना होता है, तो बेटा आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस की गुडविल वहां पर बढ़ेगी। तो लोकेशन भी मैटर करती है बेटा किसी भी बिजनेस की गुडविल में।
longer establishment of business, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, जितना पुराना धंधा उतना ज्यादा नाम। आपने देखा ही होगा नॉर्मल अपने घर के आसपास 30-30, 40-40 पुराना जिन लोगों का काम है, होटल है, ढाबे हैं, आज की डेट में उनका काफी ज्यादा नाम बन गया, इतने ज्यादा कस्टमर्स हैं। तो बेटा जितना ज्यादा पुराना बिजनेस होगा, एक ये भी फैक्टर है किसी भी बिजनेस की गुडविल को बढ़ाने के लिए। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, आपने कोई एक फॉर्मूला तैयार कर लिया कोई अलग किस्म का और उसके ऊपर पेटेंट ले लिया सरकार से, तो ये भी रीजन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो सबसे मेन मैटर होता है। अगर आपका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट की प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, तो दूसरे कस्टमर भी आपके पास आते हैं और आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ती है, ब्रांड वैल्यू बनते हैं आप। मार्केट सिचुएशंस, मार्केट सिचुएशन, और भी बड़ी सारी मार्केट सिचुएशन हो सकती हैं जिसके कारण आपके बिजनेस की गुडविल अफेक्ट करती है। मान लीजिए कोई आप ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट में आपकी मार्केट में मोनोपोली है, मतलब और कोई बंदा काम ही नहीं करता जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सिर्फ आप ही उसको प्रोवाइड करते हैं, लोगों को आप ही बेचते हैं, तो इसका मतलब आपकी मोनोपोली है मार्केट में, सिचुएशन ऐसी है, तो आपकी गुडविल बढ़ेगी मार्केट में। और क्या रीज़न हो सकते हैं, लिख लीजिए। अदर फैक्टर्स लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज, भाई जब सामान को बेच दिया जाता है उसके बाद भी कई लोग बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। एंड गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर से बड़े अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए हैं, टाइम टू टाइम उनसे पूछते रहते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई परेशानी तो नहीं, तो कस्टमर खुश होते हैं जी। यस, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये बेटा आपने बुक में बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकता है इससे रिलेटेड, कि बताओ जी लोकेशन कैसे अफेक्ट करती है बिजनेस को। तो आपने पढ़ लेना बुक में, समझा तो दिया आपको मैंने, ठीक है। यस सर। अब बेटा मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि गुडविल आखिर होती क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं और कब कब गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है मेन मुद्दे पे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि आप किसी भी बिजनेस की गुडविल को किस तरीके से वैल्यू करेंगे। बेटा हमारे सिलेबस में हमारे पास 3 मेथड है, पहले तीनों मेथड के नाम लिखिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी आपके सिलेबस में है। एक और आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड, लेकिन इसके आगे 2 पार्ट और हैं, तो पढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो लिखिए जी सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, फिर आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि ये फॉर्मूला किस सोच के साथ बना है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला लिखिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, प्यार से NYP भी बोल सकते हैं आप इसको। एक चीज और बता दूं, नंबर ऑफ ईयर परचेस कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा और हमेशा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है पहले मतलब लिख लेते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लिखिए जी, NYP number of year purchase means how many years the firm will earn same profits because of past efforts। लिख लिया, अभी समझते हैं, आते हैं इस मुद्दे पे दोबारा से। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। लिखिए जी, एक है हमारे पास
सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एक तो इस तरीके से निकाला जा सकता है एवरेज प्रॉफिट, ये समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। एक होता है हमारे पास वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला लिखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो बेटा अभी हम इस मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड को, और एवरेज प्रॉफिट मेथड का आपको फॉर्मूला याद रखना है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। एवरेज प्रॉफिट हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन हो या फिर आपको निकालना पड़े, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बेटा आप ये वाला मेथड यूज करेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि बेटा आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, और ये इसका फॉर्मूला है। अभी इनको समझाना बाकी है कि इस फॉर्मूले के पीछे की सोच क्या है, क्या लॉजिक है जी, और ये किस तरीके से आपने एप्लीकेशन करनी है इन फॉर्मूलाज की। तो लो जी, आइए लॉजिक पर चलते हैं, लॉजिक पर चलते हैं और एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। बेटा ये मैं हूं मिस्टर गगन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको फॉर्मूले का मतलब पता लगेगा। ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना बेटा, ये मैन मेड हैं, किसी आदमी ने बना रखे हैं, कोई गॉड गिफ्टेड थोड़ा ना, ऊपर से थोड़ा ना गिरे हैं, किसी आदमी ने बनाए हैं। और जिस आदमी ने ये फॉर्मूला बनाया था उस आदमी की सोच क्या है इस फॉर्मूले के पीछे, वो देखते हैं। बेटा ये एक ना बड़ा पुराना ढाबा है हमारे शहर में, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अपने शहर का, परवीन वैष्णो ढाबा, आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। परवीन वैष्णो ढाबा, इसका जो मालिक है वो प्रवीण भाई साहब हैं। प्रवीण भाई साहब इस ढाबे को ना 30 सालों से चला रहे हैं, 30 इयर्स हो गए हैं। अब बूढ़े हो गए हैं जी, इतना ज्यादा पैसा कमा लिया, इतना ज्यादा नाम है इस ढाबे का कि लोगों को डिनर करना है तो वो बड़े बड़े होटल छोड़ के यहां पर जाते हैं जी। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी इतनी अच्छी, इतने सारे कस्टमर, उठने की बैठने की भी जगह नहीं होती जी वहां पर, इतनी भीड़ लगती है, तो बड़ा ज्यादा नाम है। प्रवीण जी कहते हैं मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, अब इतना पैसा है जी पूछते खाएंगे जी बैठकर, अब नहीं खत्म होता ये पैसा। कहते हैं अब मैं चाहता हूं वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊं, इस ढाबे को बेच दूं। मुझे पता लगा, मैं प्रवीण जी के पास भागा भागा गया, मैं कहा प्रवीण जी मैं इस बिजनेस को खरीदना चाहता हूं, मैं इस ढाबे को खरीदना चाहता हूं, अब मैं रन करूंगा, आप मुझे बेच दो, बेच के ही तो जा रहे हो। प्रवीण जी ने बोला अच्छा ठीक है। प्रवीण जी ने पहले बोला देखो मेरे बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना, जिसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, उसने बोला कि 3 करोड़ मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, मतलब जिसके अंदर लैंड की वैल्यू भी है, बिल्डिंग की वैल्यू भी है, हर चीज की, जो भी फर्नीचर है, जो भी एसेट है, उन सब की वैल्यू इसके अंदर काउंट है। कहता है जी 3 करोड़ की वैल्यू है जी मेरे बिजनेस की। मैंने बोला जी कोई बात नहीं सर, 3 करोड़ मैं आपको पकड़ाऊंगा। कह रहा नहीं 3 करोड़ से काम नहीं चलेगा। मैं कहा सर क्यों? मैंने क्वेश्चन पूछा। कहता सुनो गगन जी ध्यान से, मेरे ना इतने सारे कस्टमर हैं, इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है, इतने सारे लोग खाना खाने आते हैं या खाना पैक करवा के लेके जाते हैं। अब पता क्या होगा, जब मैं आपको अपना बिजनेस बेचूंगा तो किसी को थोड़े ना पता लग रहा है, स्टाफ तो वही है ना मेरा, जो मेरा स्टाफ है वो अब आपका स्टाफ बन जाएगा, सिर्फ मालिक ही तो चेंज हो रहा है। मैं कहा हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहता है ये जो मेरे कस्टमर्स थे ना, ये अब ना आपके कस्टमर बन जाएंगे। मैं क्या सही कह रहे हैं सर आप? कह रहा है मैं जितना प्रॉफिट कमाता हूं ना, पहले साल से उतना प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे, और जो मैं आज प्रॉफिट कमा रहा हूं इसके पीछे मेरे पता कितने पास्ट एफर्ट्स हैं, कितनी मेहनत कर रखी है मैंने। मैं क्या आप सर सही कह रहे हैं। उन्होंने मुझे एक और ताना मार दिया। कहता अगर तू अपना ढाबा खोले, नया ढाबा खोले, तो तू क्या मेरे बराबर के प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा?
मैं कह नहीं सर बड़ा मुश्किल है, इतना कर तो लूंगा लेकिन कुछ साल लगेंगे। कह रहे हाँ वाकई, अगर तू मेहनत करेगा तो पहुंच जाएगा यहाँ पर, लेकिन साल तो लगेंगे ना, टाइम तो लगेगा। मैं कह यस सर। कहता लेकिन अभी मेरा अगर तू चलता चलाया बिजनेस खरीदता है तो तुझे पहले साल से इतने अच्छे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गए। मैं कह यस सर। तो कह रहा मेरे कस्टमर की वैल्यू कहाँ पे गई, उसके पैसे तो कौन पकड़ाएगा। मैं कह अच्छा सर ये भी पैसे पकड़ाने हैं। कहता है हाँ जी, 3 करोड़ के अलावा आपको कुछ और भी देना पड़ेगा, जो कि मेरी गुडविल का पैसा है, जो कि मेरे नाम का पैसा है। अब बेटा आप आए, मैंने आपको बुला लिया, आप वैल्यूअर हैं। मैंने बोला जी वैल्यूअर भाई साहब निकालना जी प्रवीण भाई साहब के बिजनेस की कितनी गुडविल है। तो आप अपनी बेस्ट जजमेंट यूज कर रहे हैं बच्चे, आप वैल्यूअर हैं। अब वैल्यूअर के नजरिए से सोचना, आपने प्रवीण जी से आते ही क्वेश्चन कर लिया जी, आप बड़े अच्छे वैल्यूअर हैं, बिजनेस की गुडविल ऐसे निकालते हैं चुटकियों में। आपने बोला जी प्रवीण जी बताओ जी कितने प्रॉफिट कमाते हो आप, बड़ा नाम है जी आपका। आपने बोला जी बताओ जी 2020-21 में आपने कितने का प्रॉफिट कमाया। प्रवीण जी ने जवाब दिया 60 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था भाई साहब। तो वैल्यूअर कहता है हम 1 साल के प्रॉफिट के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम आपके पिछले पास्ट ईयर्स के भी प्रॉफिट जानना चाहते हैं कि पिछले सालों का रिकॉर्ड कैसा रहा। तो आपने प्रवीण जी से बोला आप एक काम कीजिए 19-20 का प्रॉफिट भी बताइए, उससे पिछले साल का। प्रवीण जी ने अपनी किताबें खोली और वहां से देखा प्रॉफिट 55 लाख का था। ठीक है, आपने बोला नहीं जी अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से जजमेंट करना चाहते हैं, और 2 सालों के प्रॉफिट और बता दो, 2 सालों के प्रॉफिट और बता दो, मतलब टोटल 4 सालों के प्रॉफिट का रिकॉर्ड मांग लिया आपने उनसे। तो आप कहते हो 18-19 का भी बताओ। आपने बोला 17-18 का भी बता दो प्रवीण जी। ठीक है, तो 18-19 का प्रॉफिट 60 लाख, 17-18 का प्रॉफिट मान लेते हैं बेटा 85 लाख का था उनका। तो वैल्यूअर भाई साहब कहते हैं देखो जी पहले साल 85 लाख का प्रॉफिट था, अगले साल थोड़ा सा कम गया प्रॉफिट, हाँ जी, फिर उससे अगले साल थोड़ा सा और गया प्रॉफिट कम, कोई भी रीजन हो सकता है, फिर उससे अगले साल थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट का जो ट्रेंड है बेटा अनइवन ट्रेंड है, कभी कम होता है प्रॉफिट कभी बढ़ता है। तो आपने एज अ वैल्यूअर बोला अपने दिल से कि 1 साल के प्रॉफिट के ऊपर भरोसा नहीं करना, हम पिछले जो कुछ सालों के प्रॉफिट का एवरेज कर लेते हैं एक बेस्ट एस्टिमेट लेने के लिए। तो आपने क्या किया, पिछले सालों के प्रॉफिट को प्लस करना स्टार्ट कर दिया, 85 लाख प्लस 60 लाख प्लस 55 लाख प्लस 60 लाख। 4 सालों के प्रॉफिट उठाए तो 4 सालों से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। अगर 5 सालों के प्रॉफिट उठाता वैल्यूअर तो 5 से डिवाइड करता, अगर 6 सालों के प्रॉफिट उठाता तो 6 से डिवाइड करता। ये उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि उसने 4 सालों के प्रॉफिट उठाने हैं, 5 सालों के उठाने हैं, 6 सालों के उठाने हैं। लेकिन आपको कोई भी ऐसी समस्या नहीं आने वाली, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि 4 सालों का एवरेज करना है, 5 का करना है या 6 करना है, आपको बताया होगा क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो उसने एवरेज करना स्टार्ट किया। मुझे बताओ बच्चों कैलकुलेट करके एक एवरेज क्या आ रहा है, 85 प्लस 55 कितना होता है जी, 1,40,000, 2.60 करोड़। 4 से जब आपने डिवाइड किया 6 5, तो एक एवरेज निकल गया 65 लाख। तो आपने बोला जी देखो आपने 4 सालों का रिकॉर्ड हमें दिया, लेकिन हमने इसकी एवरेज की है। आपके जो अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट रहते हैं वो लगभग 65 लाख रुपए के करीब रहते हैं, आप लगभग 65 लाख रुपए का प्रॉफिट हर साल कमाते हैं। अब आपने बोला मुझे गगन भाई साहब पहले साल से लगभग आपके प्रॉफिट 65 लाख रुपए रहेंगे, और आपने एक बात और भी बोल दी, अगर आप बिल्कुल सेम तरीके का बिजनेस करेंगे ना, बिल्कुल सेम तरीके का बिजनेस करेंगे तो लगभग पहले 5 साल तो कुछ भी कमाई नहीं कर पाएंगे, एट पार रहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। मैं कह अच्छा सर। कह रहे हाँ जी हमने मार्केट को रिसर्च किया है, मार्केट की सिचुएशन ये बताती है कि 5 साल तक आप अपना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा लगभग, अगर कमाएंगे भी तो थोड़ा बहुत कमा लेंगे। तो आपने बोला अगर आप इनका चलता चलाया बिजनेस खरीदते हैं तो आप पहले साल से 65 लाख रुपीस कमाना स्टार्ट करेंगे, और इसका बेनिफिट आप कितने सालों तक उठाएंगे। अगर आप अपना बिजनेस खोलते तो 5 साल तक कोई कमाई नहीं थी, लेकिन अगर आप इनका चलता चलाया बिजनेस खरीदते हैं तो 5 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको पता है कितने का बेनिफिट मिलेगा गगन जी, 65 लाख 1 साल का बेनिफिट लगभग होता है, कोई एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ा निकलता है गुडविल का, ये लगभग ही होता है बेटा, एक बेस्ट एस्टीमेट निकलता है। आपने बोला 5 सालों तक इसका बेनिफिट आपको मिलेगा।
मैं कहा अच्छा सर, तो आपने मल्टीप्लाई करवाया है इसको। बेटा मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो कितना आता है ये। 5 से 30 और 25, 3.25 करोड़। आपने बोला जी इतना बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको पता है किसके नाम की वजह से मिलेगा? इन भाई साहब के नाम की वजह से। तो आपने बोला कि 3 करोड़ तो आपको देने ही देने हैं, जो इनकी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इनको और पैसे भी दो 3.25 करोड़। अगर आप इस बिजनेस को खरीदना चाहते हैं तो आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी 6.25 करोड़। मैं कहा अच्छा, तो मुझे मेरी जेब से कितने पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं? 3.25 करोड़। क्यों? ब्रांड वैल्यू, गुड रेपुटेशन, जिसके कारण मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बेटा उनके बिजनेस की क्या है? गुडविल। ये यहां पर जो वैल्यूअर थे आपने कौन सा मेथड यूज किया था? आपने मेथड यूज किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला कि लगभग कितना प्रॉफिट कमाता है प्रवीण, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने साल मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था उसका मिलेगा, मतलब प्रवीण जी की मेहनत की वजह से, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये सिंपल एवरेज था, अभी मैं आपको वेटेड एवरेज भी सिखाता हूं। क्लियर है बेटा बात इतनी? यस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब अब आप पढ़ लो, अब आपको क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है। नंबर ऑफ ईयर परचेस मींस हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। मिस्टर प्रवीण जी की वजह से लगभग कितने सालों तक यही प्रॉफिट कमाती रहेगी फर्म, अगर वो अपनी फर्म को बेच दे मुझे। मैंने लिया था यहां पर 5। ये एक मार्केट रिसर्च के ऊपर होता है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको यहां पर अपना दिमाग यूज नहीं करना। क्लियर है जी बात इतनी? आपको चीजों का मतलब मालूम होना चाहिए। आपसे एक नंबर में वो पेपर में पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है। अगर आप सीधा सीधा रट के चले गए कि हाँ जी नंबर ऑफ ईयर परचेस ऐसी को पता नहीं क्या चीज होती है, तो आपको एक नंबर गया। आपको मतलब पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ईयर परचेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है सर। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के पीछे की हमें सोच समझ में आ गई कि क्या सोच है जी इस फॉर्मूले के पीछे की। अब मैंने बताया था बेटा आपको क्या, मैंने आपको बताया था बेटा ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और कौन सा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बता रखा होगा कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो आप सिंपल एवरेज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि वेटेड एवरेज करना है, तो बेटा आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही फॉलो करेंगे। क्यों करते हैं उसका रीजन मैं देता हूं, लेकिन देख लेंगे। क्वेश्चन में अगर वेटेड बोल रखा है तो वेटेड करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सिंपल करेंगे, अगर क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि सिंपल एवरेज करना है तो सिंपल एवरेज करेंगे। लेकिन इसके पीछे की सोच क्या होती है, मेरा फर्ज है आपको बताना हर चीज का लॉजिक, तो मैं बताता हूं उसका लॉजिक भी। आप लिखिए, आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ नोट्स बनाइए। एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। एग्जाम्पल, अक्सर सिंपल एवरेज मेथड कहां पर यूज करता है वैल्यूअर? जब प्रॉफिट का ट्रेंड अनइवन होता है बेटा, किसी साल में प्रॉफिट कम होता है, किसी साल में बढ़ता है, तो वहां पर हर साल को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया जाता है वैल्यूअर के द्वारा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने पूछा जी प्रवीण जी से 2020-21 का प्रॉफिट बताओ। मैंने नहीं, आपने पूछा, आप हो ना वैल्यूअर, मैं तो मिस्टर गगन हूं। उन्होंने बोला 15 लाख। आपने बोला इससे पुराने साल के बताओ, उन्होंने बताया 25 लाख। आपने बोला उससे पुराने का भी बता दो जी, अच्छे तरीके से एवरेज करेंगे, 15 लाख बताया जी उन्होंने। आपने बोला उससे पिछले साल का भी बताओ, 17-18 का, उन्होंने बताया 5 लाख। तो सबसे पुराने साल में उनका प्रॉफिट 5 था, फिर उनका प्रॉफिट आगे बढ़ा, फिर उनका प्रॉफिट और आगे बढ़ा, फिर उनका प्रॉफिट डाउन गया। ये प्रॉफिट का ट्रेंड है, अनइवन ट्रेंड है, मतलब कभी प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, कभी प्रॉफिट नीचे जा रहा है। तो यहां पर आप मेथड यूज करते हैं सिंपल एवरेज और हर साल को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पुराना प्रॉफिट कितना था? 5, फिर उससे अगले साल का 15 लाख, फिर उससे अगले साल का 25, फिर उससे अगले साल का 15 लाख। तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, 4 सालों का एवरेज कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बताओ बेटा इसका टोटल कितना है?
5 लाख प्लस 15,000 20 लाख, 20 लाख प्लस 25 लाख 45 लाख, 45 लाख प्लस 15 60 लाख डिवाइडेड बाय 4 15 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट इस फर्म के लगभग रहते हैं 15 लाख। यहां पर प्रॉफिट का ट्रेंड अनइवन था तो आपने यूज किया सिंपल एवरेज, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल ईयर्स, सारे सालों को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। क्लियर हो गया जी बेटा? यस सर। बेटा वेटेड एवरेज मेथड कब यूज होता है, इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपने प्रवीण जी से पूछा कि 2021 का प्रॉफिट बता दो, उन्होंने बताया 85,000। 2020 का भी पूछा आपने 2019 का भी पूछा, 2018 का भी पूछा, 2017 का भी पूछा, तो उन्होंने बताया आपको यहाँ का 85,000, उससे पिछले साल का बताया उन्होंने आपको 65,000 मान लेते हैं, उससे पिछले साल उनका प्रॉफिट था 52,000। ये मैंने एक एग्जांपल लिए, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। उससे पिछले साल का प्रॉफिट 50,000 था, उससे पिछले साल का प्रॉफिट उनका 43,000 था। तो मेरी समझदारी, मतलब आपकी समझदारी थी, आप है ना वैल्यूअर, तो आपने बोला जी 5 सालों का प्रॉफिट देखेंगे हम एवरेज निकालने के लिए। तो आपने बोला 2017 का बताओ, उन्होंने बोला 43। आपने बोला 2018 का बताओ, उन्होंने बोला 50। आपने बोला 2019 का, कहता जी 52। 2020 का बोला 65, 2021 का 85। आपने देखा सबसे पुराने साल में 43, फिर 50, फिर 52, फिर 65, फिर 85। मतलब बेटा ग्रो कर रहा है बिजनेस। तो यहां पर संभावना क्या है, जो अगला साल होगा 21-22, उसमें प्रॉफिट 85,000 से ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? भाई पास्ट रिकॉर्ड देखो ना, आपकी बुद्धि क्या कहती है बेटा? करो जजमेंट, करो अच्छे तरीके से जजमेंट। ज्यादा रहेंगे क्योंकि उसका रिकॉर्ड ऐसा बता रहा है हमें। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम यहां पर सिंपल एवरेज मेथड यूज नहीं करते, वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, यहां पर आपने कितने सालों का डाटा उठाया? 5 सालों का। तो बेटा यहां पर आप वेट लेंगे, जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है उसको सबसे ज्यादा वेट देते हैं, उससे पिछले साल को उससे कम, उससे पिछले साल को उससे कम, उससे पिछले साल को उससे कम। क्लियर? और जो सबसे पुराना साल होता है उसको सबसे कम वेट देते हैं। तो यहां पर 5 ईयर्स थे, तो आपने वेट देना स्टार्ट कर दिया, इसको 5 का, इसको 4 का, इसको 3 का, इसको 2 का, इसको 1 का। इसका मतलब सर ये वेट दिया, इसका मतलब आप जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उससे पिछले साल को उससे कम, उससे पिछले साल को उससे कम, उससे पिछले साल को उससे कम, क्योंकि यहां पर जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो इवन ट्रेंड है। मतलब प्रॉफिट या तो ग्रोइंग स्टेज पे, अगर डिक्लाइन होते तब भी यही मेथड यूज होता, वेटेड एवरेज। तो यहां पर आप क्या करेंगे, वेट दे दिया आपने, आ गया समझ वेट कैसा लेना है? अगर 6 सालों का होता, मतलब 6 सालों का वेटेड एवरेज कर रहे होते, तो मैक्सिमम वेट कितने का रहता? 6 का। क्लियर है जी बात? और लेटेस्ट ईयर को 6 का मिलता, उससे पिछले साल को, उससे पिछले साल का जो वेट लेते वो 5 लेते। तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है। 4,25,000, 2,60,000, 1,56,000, 1,56 हो गया, यहां पर आएगा 1 लाख, यहां पर आएगा बेटा 43,000। इसको बोलते हैं वेट। ये तो था प्रॉफिट। जब प्रॉफिट को हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। फिर हम इसका टोटल कर लेते हैं, ये आएगा टोटल 984,000। आपको वेट का भी टोटल करना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, और 2 कितने होते हैं? 14, और प्लस 1 15। तो यहां पर जो आप मेथड फॉलो करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। तो 984,000 डिवाइडेड बाय 15 आपके पास आएगा 65,600। ठीक है जी?
हाँ जी सर। तो यहां पर आपने मोर इंपॉर्टेंस किसको दी है? मोर इंपॉर्टेंस टू लेटेस्ट ईयर। ठीक है जी। तो बेटा आपको इसके चक्कर में नहीं फंसना। आप नहीं देखेंगे कि एनजी प्रॉफिट का ट्रेंड कौन सा है जी, ऊपर नीचे है या एक जैसा है, आपने नहीं देखना। अभी आप छोटे बच्चे हैं, ये सीए में देखना होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको लॉजिक देना था, ठीक है, कि वेटेड एवरेज क्यों यूज करते हैं और सिंपल एवरेज क्यों यूज करते हैं। अब ध्यान से सुन लो। अगर क्वेश्चन में बोला होगा वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है तो आप वेटेड करेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सिंपल करेंगे, अगर क्वेश्चन बोलेगा सिंपल करना है तो करना ही सिंपल है। क्लियर जी बात इतनी? यस सर। इसके बाद भी आप मेरे साथ कुछ बातें लिखेंगे, लेकिन जो बातें अभी हम लिख रहे हैं इसको हम क्वेश्चन करते वक्त सीखेंगे बेटा। इसको मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, इसको मैं क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा इन बातों को जो अब मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो ध्यान से लिखना है आपने हर बात को। बेटा क्वेश्चन में जो आपको प्रॉफिट दे रखे होंगे ना पिछले सालों के, कई बार उसके अंदर ना बड़ी सारी अशुद्धियां होंगी, मतलब कुछ एरर्स होंगी, कुछ गलतियां कर रखी होंगी। तो आपने उन गलतियों को ठीक करके सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं बेटा। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए होते। तो जो अगर क्वेश्चन में अशुद्धियां हैं प्रॉफिट में, आपको बता रखी होंगी एडजस्टमेंट, तो उन एडजस्टमेंट्स को करना पड़ेगा। हो सकता है प्लस करना पड़े, हो सकता है माइनस करना पड़े। क्यों प्लस करते हैं जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब रीजन दूंगा, क्यों माइनस करते हैं जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब रीजन दूंगा इसके। अभी आप लिख लीजिए किन चीजों को प्लस करते हैं, किन चीजों को माइनस करते हैं। लिखिए जी, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर इसको नाम देते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स। लिखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा। अगर क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी नॉर्मल प्रॉफिट्स तक जाने के लिए। तो सुनो जी, ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस को, एबनॉर्मल लॉसेस को। लेकिन कब ऐड करना है? इफ डेबिटेड, अगर पहले वो डेबिट हो रखे हैं प्रॉफिट को निकालते समय। समझाऊंगा मतलब। एग्जांपल लिखिए इसके, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट, रिटायरमेंट पेमेंट। सब कुछ आएगा समझ में जब क्वेश्चन करेंगे एटसेट्रा। कुछ और बातें भी हो सकती हैं। प्लस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, प्लस करेंगे आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नोट्स बनाते रहिए अभी आप अच्छे तरीके से। प्लस करेंगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एरर है बेटा ये। माइनस करेंगे आप एबनॉर्मल गेन्स को, लेकिन कब? इफ क्रेडिटेड, अगर पहले वो क्रेडिट हो रखा है। लिखिए, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अर्थक्वेक सेटलमेंट,
लिखिए क्लेम रिसीव्ड। इसके बाद लिखिए डिविडेंड रिसीव्ड। इसके बाद लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अगले पेज पर। माइनस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, माइनस करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as capital expenditure, और भी लिखिए माइनस करेंगे पार्टनर्स की एक्सपेक्टेड रेमुनरेशन, माइनस करेंगे any other future expenses like management cost, insurance premium, माइनस करेंगे अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। इसके बाद जो आपके पास आएगा प्लस माइनस करके, ये आपका बेटा करेक्ट प्रॉफिट होगा सारी की सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद, या फिर आप इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, या फिर बेटा आप इसको एक नाम से और भी बुलाते हैं। क्या नाम है? एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आज मैंने आपको क्या क्या करवाया। मैंने आपको बताया था बेटा जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो ये 5 एडजस्टमेंट्स हमको करनी पड़ेंगे इस चैप्टर में। ये 5 एडजस्टमेंट हमें सीखनी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट को किस तरीके से किया जाता है वो हमने सीख लिया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेकंड एडजस्टमेंट अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हमने गुडविल का मतलब जाना है कि गुडविल क्या होती है और इसको वैल्यू कैसे किया जाता है। मैंने आपको 3 मेथड बताए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी मैंने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात की है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और कुछ बातों को बताया भी नहीं अभी। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो भी दूर की बात है, पहले तो ये देख लें गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाता है, उसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन है पहले उनको सॉल्व कर लें। फिर मैंने आपको गुडविल का मतलब बताया, मीनिंग बताया, फीचर्स बताए कि गुडविल इनटेंजिबल एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट नहीं होती, और जो गुडविल को वैल्यू करते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। ये फीचर्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल बताए कि गुडविल 2 टाइप की होती है, एक परचेस्ड गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर हमने फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी मेहनत से अपने बिजनेस का नाम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ब्रांड वैल्यू बनाई, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके बदले में हमने कोई पैसा नहीं पे किया, अपना पसीना लगाया, खून पसीना लगाया, तो इस वाली गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 बोलता है। एक होती है परचेस गुडविल, जब हम किसी चलते चलाए रेपुटेटेड बिजनेस को खरीदते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं उसको बोलते हैं परचेस गुडविल, और इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है और इसको एमोर्टाइज भी किया जाता है। ऐसा करने के लिए बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, जिसको ICAI इशू करता है। फिर मैंने बताया कब कब जरूरत पड़ेगी गुडविल को वैल्यू करने की। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फर्म सोल्ड हो गई है, एमलगामेट हो गई है, या फर्म कन्वर्ट हो रही है कंपनी में। फिर फैक्टर्स बताए थे, ये आपने बुक में से पढ़ने भी हैं, आपसे एक एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कैसे ये वाला फैक्टर अफेक्ट करता है, तो आपने 1-2 लाइन में आंसर करना है उसका। ठीक है जी, इसको आप पढ़ेंगे घर में अभी, ये आपका होमवर्क है। मेथड बताए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन दोनों को मैंने डिस्कस नहीं किया, अभी किया है एवरेज प्रॉफिट मेथड ओनली डिस्कस। एवरेज प्रॉफिट मेथड का बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आपको इसका मतलब
समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या होता है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल और एक कौन सा होता है, वेटेड। सिंपल का फॉर्मूला ये रहा, वेटेड का फॉर्मूला ये रहा। फिर मैंने आपको इस फॉर्मूले का लॉजिक दिया था, इसको लिख लेना कि अच्छे तरीके से। फिर सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं और क्यों ऐसा करते हैं उसका भी मैंने लॉजिक दे दिया। लेकिन आपको मैंने बताया हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है तो वही वाला मेथड यूज होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है तो सिंपल मेथड यूज करेंगे। फिर मैंने बताया कई बार क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे नहीं रखे होंगे, सीधा सीधा कुछ एरर कर रखी होंगी अकाउंटेंट ने, तो आपको उन अशुद्धियों को दूर करना पड़ेगा, तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। तो जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा होगा उसके अंदर कुछ चीजों को प्लस करना पड़ेगा, कुछ चीजों को माइनस करना पड़ेगा। मैंने उसकी लिस्ट बनवा दी आपको, लेकिन मतलब नहीं समझाया मैंने अभी तक। इनका मतलब बेटा जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो एक एक चीज का आपको मतलब मिलेगा। क्लियर है बेटा बात? तो आज का लेक्चर हम यहां पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमारी बुक में उन सबको सॉल्व कर लेंगे। फिर उससे अगले मेथड पे जाएंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर हम जाएंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का करना कैसे है, और उस लेक्चर में आपको पता लग जाएगा कि हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी क्यों निकाल रहे थे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।